हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है ब्रेस्ट कैंसर। तो सबसे पहले केस सिनेरियो डील करते हैं। केस सिनेरियो क्या है? एक 58 ईयर ओल्ड की वूमेन है। अब जब 58 ईयर ओल्ड है, इसका मतलब कि उसका मेनोपॉज क्या हो गया है? ख़त्म हो गया है। उसने पल्पेट किया एक मास, कहाँ पर? तो राइट साइड पे, अपने ब्रेस्ट के राइट साइड पर ये इसको क्या मिला? एक मास मिला। ये मास लगभग 3 महीने से ग्रो कर रहा था। ये मेनली उसने नोटिस किया जब वो शावर कर रही थी, नहा रही थी। मास मेनली पेनफुल नहीं था और उससे कोई भी निप्पल डिस्चार्ज नहीं हो रहा था, लेकिन निप्पल क्या हो रहा था? रिट्रैक्ट हो गया था। निप्पल रिट्रैक्ट होता क्यों है? तो निप्पल रिट्रैक्ट होता है जब कैंसर के कारण अंदर में फाइब्रोसिस हो जाता है, उसके कारण हमारा जो निप्पल है वो रिट्रैक्ट हो जाता है और डिम्पलिंग ऑफ स्किन हो गया था। ठीक है। उसका जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड था वो 11 साल में हुआ था। उसका जो प्रेगनेंसी था वो 35 साल में हुआ था। मतलब वो जो फर्स्ट प्रेग्नेंट हुई थी वो 35 साल में हुई थी। यहाँ पर मीनार्की और प्रेगनेंसी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है फीमेल के टर्म में, हमारा डायग्नोसिस करने में। ठीक है। अब उसकी जो मदर और जो सिस्टर है, दोनों को ब्रेस्ट कैंसर है। मतलब कि ये फैमिली हिस्ट्री भी हो सकता है। जब फिजिकल एग्जामिनेशन किए थे तो 2 सेंटीमीटर का पल्पेबल, हार्ड, इल डिफाइंड, इमोबाइल, नन टेंडर मास था। कहाँ पे मेनली? तो अपर क्वाड्रेंट ऑफ ब्रेस्ट। देखिए ये हमारा क्या है? मान लीजिए ब्रेस्ट है तो बीच में निप्पल है। बीच में निप्पल को ही क्या माना जाता है? मेन माना जाता है और ऐसे डिवाइड किया जाता है। ये अपर क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये लोअर क्वाड्रेंट हो जाएगा। अपर क्वाड्रेंट ये राइट साइड है तो अपर क्वाड्रेंट राइट साइड, अपर क्वाड्रेंट लेफ्ट साइड। लोअर क्वाड्रेंट राइट साइड, लोअर क्वाड्रेंट लेफ्ट साइड। तो मेनली अपर क्वाड्रेंट राइट साइड पे मिला है। ठीक है। चलिए यहाँ तक तो समझ गए। कोई भी पल्पेबल एक्सिलरी या सुप्राक्लेविकुलर एडिनोपैथी नहीं था। तो साइलेंट फीचर में क्या क्या हो जाएगा? तो मेनली वुमेन क्या थी? पोस्ट मेनोपॉजल थी, 58 ईयर्स ओल्ड की थी। एज भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ते हैं। और मेल और फीमेल जो जेंडर है वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि ये जो ब्रेस्ट कैंसर है फीमेल के केस में ज़्यादा होता है। पेनलेस मास था राइट ब्रेस्ट पे, पल्पेबल है, आध है, इल डिफाइंड है, इमोबाइल है, कोई भी टेंडरनेस नहीं है। अब क्या कह रहा है? ये जो मास है वो स्लो ग्लोइंग है, नो निप्पल डिस्चार्ज। निप्पल डिस्चार्ज भी बहुत मायने रखता है। ठीक है। निप्पल रिट्रैक्शन हो रहा है, डिम्पलिंग ऑफ स्किन है, फैमिली हिस्ट्री है। तो अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस आते हैं। तो मेनली डिफरेंशियल डायग्नोसिस में पेपिलियोमा था, डक्टर कार्सिनोमा है और फाइब्रो एडिनोमा है। तो पेपिलियोमा मेनली स्लो ग्लोइंग है, तो ये बेसिस हो सकता है कि पेपिलियोमा का कि स्लो ग्लोइंग है, सोलिटरी है, पेनलेस है, फ्रीली मोबाइल है, फिल्म है, सॉलिड मास है। लेकिन इसका ये रूल आउट कौन करेगा? पेपिलियोमा में मेनली निप्पल डिस्चार्ज होता है, स्किन रैश होते हैं, जो हमारे पेशेंट में नहीं है। दूसरा डक्टर कार्सिनोमा, पोस्ट मेनोपॉजल वूमेन है, मास है ब्रेस्ट पे, डिम्पलिंग है निप्पल पे, लेकिन इसमें भी निप्पल डिस्चार्ज होता है, जो हमारे पेशेंट को नहीं है। फाइब्रो एडिनोमा, एज ये कोई भी एज में हो सकता है, बच्चे में, बड़े में, तो ये हम ले सकते हैं, क्योंकि ये पोस्ट मेनोपॉजल वूमेन में भी होता है। और इसमें जो मास होते हैं वो पेनलेस होते हैं। ठीक है। और ये मोस्ट कॉमन आता है बेनाइन कैंसर, और ये मेनली बेनाइन कैंसर है। और जो हमारा पेशेंट है उसमें क्या हो रहा है? स्लो ग्रोइंग, 3 मंथ से हो रहा है, तो वो तो बेनाइन नहीं होगा, इसलिए हम इसे रूल आउट किए हैं। ठीक है। अब जो हमारा मेन इम्प्रेशन है, जो मेन डायग्नोसिस है वो क्या है? ब्रेस्ट कैंसर। बेसिस क्या है? एक तो एज 50 एबव, दूसरा पोस्ट मेनोपॉजल, तीसरा पेनलेस मास है, नो निप्पल डिस्चार्ज है, पल्पेबल, हार्ड, इल डिफाइंड, इमोबाइल, नन टेंडर मास है, 3 मंथ स्लोली ग्लोइंग मास है। उसके बाद निप्पल रिट्रैक्शन है, डिम्पलिंग ऑफ स्किन है, और सबसे बड़ा फैमिली हिस्ट्री है। ठीक है। तो एनाटोमी बात करते हैं। एनाटोमी में मेनली क्या है? तो ये जो ब्रेस्ट है उसका दूसरा नाम मेमेली ग्लैंड भी होता है। ये पेयर स्ट्रक्चर में पाया जाता है। इसमें 2 चीज़ें होते हैं मेनली, ग्लैंडुलर टिश्यू और अमाउंट ऑफ फैट। जो हमारा ग्लैंडुलर टिश्यू है मेनली इसमें 15 से 20 मेमेली लोब होते हैं।
ठीक है। और उसमें क्या होता है, क्लस्टर ऑफ सेल होता है जिसको हम एल्वियोली कहते हैं। एल्वियोली ही है जहाँ पे हमारा मिल्क सेक्रिएट होता है और इस एल्वियोली के ल्यूमेन में हमारा मिल्क स्टोर होता है। जब बेबी सकआउट करता है उस समय यही मिल्क बाहर आता है लैक्टिफेरस डक्ट के द्वारा और वो बेबी हमारा मिल्क को ड्रिंक करता है, ठीक है। एल्वियोली मेनली ओपन होता है मेमेली डक्ट में और ये जो ट्यूब्यूल्स है वो क्या करता है, जैसे कि देखिए क्या कह रहा है, ये हमारा एल्वियोली है, एल्वियोली ओपन हुआ मेमेली डक्ट में, ठीक है। अब ये मेमेली डक्ट क्या हुआ, एक ट्यूब्यूल्स से जाके ज्वाइन किया है, ठीक है। ये ट्यूब्यूल्स मेनली ज्वाइन कर देता है एम्पूला से, एम्पूला से ज्वाइन करने के बाद ये चला जाता है लैक्टिफेरस डक्ट में और लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू क्या होता है, हमारा मिल्क बाहर आता है, ठीक है। अब इसमें अगर ये पूछें जैसे कि हमारा बेबी मिल्क पी रहा है तो उसमें क्या होगा, हमारा जो निप्पल है वो क्या हो जाएगा, सूख जाएगा क्योंकि उससे क्या लगातार मिल्क निकल रहा है। तो ऐसा नहीं होता है, क्यों, एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको एरियोलर ग्लैंड या मेंटोगोमेरी ग्लैंड कहते हैं। ये मेनली ओल सीक्रेट करता है और हमारे निप्पल को क्या करता है, ये सूखने से बचाता है, उसको हमेशा न्यूरिश रखता है, ठीक है। अगर हम बाउंड्री की बात करें कि बाउंड्री क्या होता है ब्रेस्ट कैंसर का, तो जो सुपीरियर पार्ट है वो सेकेंड और थर्ड रिब के पास प्रेजेंट होता है, जो इन्फीरियर पार्ट है वो सिक्स्थ और सेवन रिब्स के पास होता है। मतलब यही दोनों के बीच में हमारा ब्रेस्ट प्रेजेंट होता है, सेकेंड या थर्ड और नीचे से सिक्स्थ या सेवन्थ रिब्स के पास। जो मीडियल है वो कहाँ पर है, यहाँ पर जो स्टर्नम प्रेजेंट होता है वहाँ पर, और लेटरल हमारा एक्सिलरी लाइन पे। चलिए पिक्चर से देखते हैं, देखें नीचे में क्या है 6-7 रिब केस, ऊपर में क्या है 2-3 रिब केस, बीच में क्या है स्टर्नम और यहाँ पर एक्सिला होता है ना, काख को एक्सिला कहते हैं, जो आर्मपिट होता है ना उसके वहाँ पर के पार्ट को एक्सिला कहते हैं। तो देखिए वहाँ तक ये क्या हुआ है, हमारा ब्रेस्ट फैला हुआ है, ठीक है। तो बाउंड्री समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। चलिए अब ब्लड सप्लाई की बात करते हैं। तो जो ब्रांचेज होता है मेन वो मेमेली आर्टरी होती है, इंटरनल मेमेली आर्टरी जो ओरिजिनेट होता है इंटरनल थोरेसिक डक्ट से, ठीक है। लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें तो सब एरियोलर प्लेक्सस ऑफ सेपी, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये अलग सा है। नर्व सप्लाई सुप्राक्लेविकुलर नर्व के द्वारा होता है। चलिए आते हैं पैथोफिजियोलॉजी में। पैथोफिजियोलॉजी में आने से पहले कुछ इसका बेसिक पढ़ते हैं। जैसे कि आप अभी हमारा डायग्नोसिस क्या था, ब्रेस्ट मास, तो क्या इसको हम स्टार्टिंग में कह सकते हैं कि ये ब्रेस्ट मास है, नहीं, इसको या तो हम स्वेलिंग कहेंगे, क्या कहेंगे, या तो इसको हम स्वेलिंग कहेंगे या इसको कहेंगे लम्प, क्या स्वेलिंग या लम्प। स्टार्टिंग में अगर कुछ फूला हुआ चीज़ देखते हैं जैसे 3 घंटे तक 3 दिन तक तो उसको कहते हैं स्वेलिंग। लम्प जब वो 3 दिन से ज़्यादा हो जाए, मास नहीं कह सकते कि मास पार्टिकुलर होता है ट्यूमर के लिए, इसलिए हम उसे लम्प कहेंगे, ठीक है। और क्या क्या देख सकते हैं, जो हमारा ब्रेस्ट कैंसर है वो पेन कर रहा है कि नहीं, ठीक है, निप्पल डिस्चार्ज कर रहा है कि नहीं, ये सब मेनली हम देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मेनली जो हमारा मांस है वो पल्पेबल है कि नहीं, क्योंकि पल्पेबल से भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और दूसरा ये जो मांस है, जो मांस आप कह रहे हैं सॉरी लम्प है, ये एब्सेस भी हो सकता है और मस्टिसाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन इन ब्रेस्ट भी हो सकता है, सिस्ट भी हो सकता है, इसलिए हम इसे पार्टिकुलर मांस नहीं कह सकते स्टार्टिंग में। मांस मेनली कब, जब ये डायग्नोसिस हो जाए कि ये कैंसर है, ठीक है। इसको हम मेनली एज के बेसिस पे भी डिवाइड करते हैं। जैसे हमने डिफरेंशियल डायग्नोसिस किया ना, तो उसमें एज के बेसिस पे भी हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं। हमारा जो पेशेंट था वो पोस्ट मेनोपोजल था, ठीक है। तो एज के बेसिस पे क्या करते हैं, मेनली जो एज के बेसिस है वो होता है 15 से 25 साल, 25 से 50 साल और ओवर 50, ठीक है। ओवर 50 रहा तो वो कैंसर कहलाएगा, लेकिन अगर 15 से 25 रहा तो उसका जो लेसन होगा उसको कहेंगे फाइब्रो एडिनोमा, जो हमारा थर्ड केस था। ये क्या है, कोई भी एज में हो सकता है, ये 2 एज में होता है, एक तो बच्चे में, एक पोस्ट मेनोपोजल में, ठीक है। इसमें होता क्या है, ये स्मूथ है, रवी है, राउंड है, मोबाइल है और नॉन टेंडर होता है इसका करेक्टरिस्टिक।
25 से 50 के बीच में जो होता है उसको कहते हैं फाइब्रोसिस्टिक चेंजेज, मतलब इसमें मेनली सिस्ट का फॉर्मेशन होता है। ये जो सिस्ट होता है वो मेनली सॉफ्ट होता है, राउंड होता है, मोबाइल होता है और इसमें टेंडर करता है, ठीक है। और जो फाइब्रोसिस्टिक चेंजेज होता है वो नोडुलर होता है और रोप लाइक होगा, लेकिन जो कैंसर होगा वो इरेगुलर होगा, मोबाइल होगा और उसका जो सराउंडिंग है वो फिक्स होता है। लेकिन जब अबव 50 की बात करें तो सिर्फ एक ही डायग्नोसिस कर सकते हैं, वो क्या है, कैंसर, ठीक है। लेकिन जब प्रेगनेंसी और लैक्टेशन की बात करें तो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में जो लेसन होता है वो लैक्टेटिंग एडिनोमा के कारण भी हो सकता है, वो सिस्ट भी हो सकता है, इन्फ्लामेशन भी हो सकता है और कैंसर भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी के समय में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेज होते हैं। तो आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि लंप है मतलब कैंसर है। जैसे कि हम लोग जब मेंस्ट्रुएशन के टाइम में होता है वुमेन का, उसमें भी कभी कभी फॉल्स मास या फॉल्स लैंप देखने को मिलता है। तो मेनली ये जो लैंप है उसको हम मेंस्ट्रुएशन के बाद देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब बात करते हैं रिस्क फैक्टर की, तो इसका रिस्क फैक्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो पहला रिस्क फैक्टर है, मतलब इसको बांटा गया रिस्क फैक्टर को, जैसे कि रिलेटिव रिस्क फैक्टर है 4, मतलब बहुत चांसेस है, 2 से 4 थोड़ा कम चांसेस है, 1 से 2 उससे भी कम, ठीक है। तो जो मेन जो 4 होता है रिस्क फैक्टर वो हो फीमेल, मतलब जेंडर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेल में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है, गायनेकोमेस्टिया याद कीजिए, गायनेकोमेस्टिया में क्या होता है, मेल में भी ब्रेस्ट आ जाते हैं। तो मेल में भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस फीमेल में है। तो जेंडर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एज सेकंड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एज, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे हमारे ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा फैमिली हिस्ट्री, जैसे कि BRCA1, BRCA2। BRCA1 के कारण ज़्यादा ओवेरियन कैंसर होता है और BRCA2 के कारण ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर होता है। तो फैमिली हिस्ट्री भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि आपके माँ को हो गया, बहन को हो गया या आपके दादी को है, तो ये सब भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। पर्सनल हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, जैसे आपको ऑलरेडी एक बार ब्रेस्ट कैंसर हो गया है, आप ठीक हो गए, फिर बाद में आया, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। आपका मोटापा, मतलब ब्रेस्ट टिश्यू में ज़्यादा डेंसिटी होना, ये भी ब्रेस्ट कैंसर का एक मेन फैक्टर में आता है। और बायोप्सी करने पर क्या होना, एटिपिकल हाइपरप्लेसिया, मतलब ज़्यादा सेल का डिवीज़न पाया जाना, ये क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, ठीक है। अब कुछ रिस्क फैक्टर ऐसे हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, मेनार्की, पहला मेनार्की लेस देन अगर 11 ईयर ओल्ड हो तो वो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और लेट मेनोपोज, मतलब जो मेनोपोज हो रहा है, मतलब जिस दिन मेनस्ट्रुअल ख़त्म हो रहा है, वो अगर 55 से ज़्यादा हो जाते हैं तो भी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद जो प्रेग्नेंट वूमेन हो रही है उसका एज भी बहुत मायने रखता है। अगर लेट एज है, मतलब 30 से ज़्यादा साल हो रहा है, तो भी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं पैथोफिजियोलॉजी में। पैथोफिजियोलॉजी क्या है, तो मेनली इसका जो कॉज है वो अननोन होता है। क्या होता है, अननोन होता है, लेकिन ये मेनली डिपेंड करता है 2 फैक्टर पे, इसका प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर और प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर। जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है वो मेनली जेंडर, एज और जीनेटिक है, लेकिन जो पार्टिसिपेटिंग फैक्टर है वो है हिस्ट्री ऑफ टेकिंग ओरल कंट्रासेप्टिव, डाइट, नॉन कॉम्प्लियंस ट्रीटमेंट, और क्या हो सकता है, इम्यूनो सप्रेशन, मतलब आपका इम्यून सिस्टम कितना अच्छा है, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। लेकिन जो ब्रेस्ट कैंसर है वो मेनली डिपेंड करता है जेनेटिक म्यूटेशन पे। क्या पे, जेनेटिक म्यूटेशन, जैसे कि PF3, BRCA1, BRCA2 जीन। अब BRCA1 क्या है, आप पूछ सकते हैं इसका फुल फॉर्म, तो ब्रेस्ट का हो जाएगा BR और कैंसर का हो जाएगा CA, ब्रेस्ट कैंसर 1 और ब्रेस्ट कैंसर 2 जीन, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब जब जेनेटिक म्यूटेशन होगा तो इसमें मेनली 3 चांस हो सकते हैं, या तो ग्रोथ प्रोमोटिंग ऑन्कोजन का एक्टिव हो जाना, ऑन्कोजन किसको कहते हैं, ऐसा जीन जो मेनली ये कैंसर को प्रमोट करे, या तो ट्यूमर सप्रेसर जीन का इनएक्टिव हो जाना, या ट्यूमर सप्रेसर जीन, नाम से ही देखिए क्या लग रहा है, ट्यूमर को सप्रेस करने वाला जीन,
तीसरा एपोप्टोसिस होना। एपोप्टोसिस क्या होता है? प्रोग्राम सेल डेथ, जो मेनली कभी कभार अच्छा होता है जिन पेशेंट में कैंसर होता हो, लेकिन वो क्या हो जाए, अल्टरनेट हो जाए, मतलब चेंज हो जाए। तो मेनली ट्यूमर सप्रेसर जिनका बात करते हैं, अगर ये इनएक्टिव हो गया तो जो प्रोफरेशन और जो डिफ्रेंशिएशन हो रहा है वो सही से नहीं होगा, जिसके कारण मैलिग्नेंट ट्यूमर होने का डर है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पैथोफिजियोलॉजी। लेकिन इसमें अगर एक्स्ट्रा ऐड करना चाहें तो ये क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट कॉमन इन्वेंसिव कैंसर है वुमेन का, और ये मेनली 4th to 5th डिके में ज़्यादा होता है। रिस्क फैक्टर मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही ये डील किया है। ठीक है, तो रिस्क फैक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा, जो रेडिएशन थेरेपी होता है या जो लोग देश लेते हैं ना प्रेगनेंसी के टाइम में या प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, तो उनको भी ज़्यादा होने का खतरा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डायग्नोसिस, ये मेनली 3 बेसिस पे डायग्नोसिस होता है। एक तो पेशेंट खुद कर सकता है, दूसरा हमारा हेल्थ केयर वाला करेगा, तीसरा इमेजिंग, चौथा बायोप्सी। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, जैसा कि आपने देखा जो हमारा पेशेंट था वो जब नहा रही थी तो उसको क्या मिला, एक मास जैसा मिला, तो इसी को कहते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। दूसरा, आप ये हॉस्पिटल में गए, वहाँ डॉक्टर चेक किया, उसको मास मिला, तो उसको कहते हैं क्लिनिशियन एग्जामिनेशन। तीसरा, इमेजिंग, जैसे कि MRI, अल्ट्रासाउंड, मेमेनोग्राफी। याद रखिएगा ब्रेस्ट कैंसर के लिए मेमेनोग्राफी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कहीं पर भी जाइएगा ये पूछेगा मेन डायग्नोसिस एक स्क्रीनिंग क्या होता है ब्रेस्ट कैंसर का, तो मेमेनोग्राफी। ठीक है, और उसके बाद एक बायोप्सी। बायोप्सी में भी कौन सा, कोर नीडल बायोप्सी। चलिए एक एक चीज़ पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में मेनली हम क्या करते हैं, 2 तरह से हम इसको चेक करते हैं। एक तो सोकर, दूसरा खड़ा होकर। अगर सोकर करना है तो आप क्या कीजिए, सो जाइए पीठ के बल, और अपना राइट हैंड को क्या कीजिए, हेड के नीचे रख दीजिए। ठीक है, उसके बाद अपना फिंगर पैड यूज कीजिए, मेनली 3 फिंगर। कौन कौन सा, तो ये बीच का जो 3 होता है ना, जैसे इस वुमेन को देखिए क्या है, ये 3 फिंगर यूज कर रही है। 3 फिंगर यूज 3 फिंगर यूज कीजिए। और अगर आपका राइट साइड में लैंप है तो राइट साइड को सर के नीचे रखिए हाथ, और जो लेफ्ट साइड वाला हैंड है उससे पलपेट कीजिए। ठीक है, पलपेट मेनली 3 तरह का से होता है। एक तो होता है वर्टिकल, दूसरा होता है सर्कुलर, और तीसरा होता है बेज शेप। तो मेनली जो मोस्ट कॉमन होता है वो वर्टिकल पैटर्न होता है। ठीक है, तो हम वर्टिकल पैटर्न से कर रहे हैं। तो अप्लाई भी कैसे करना है, मतलब आप जब प्रेशर दे रहे हैं तो आप 3 तरह से प्रेशर देना है। एक तो सॉफ्ट होना चाहिए राइट, और दूसरा मीडियम होना चाहिए, एक हार्ड प्रेशर होना चाहिए। तो मेनली जो फीमर प्रेशर, हार्ड प्रेशर होता है वो चेस्ट और रिब्स के पास किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे बोन्स सब क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये मास है, ये क्या है, तो आप किससे कंसल्ट कीजिए, हेल्थ केयर से कंसल्ट कीजिए। ठीक है, अब इसको पैटर्न, जैसे कि आप, ये हमारा ब्रेस्ट है। ठीक है, तो इसको 2 तरह से किया जाता है, एक लेटरल पैटर्न में और एक मीडियल पैटर्न में। ठीक है, तो जब ब्रेस्ट है तो मान लीजिए हम यहाँ से स्टार्ट किए हैं, तो एक बार नीचे जाइए, फिर ऊपर जाइए, फिर नीचे जाइए, फिर ऊपर जाइए, और कहाँ पर, मिडिल में आकर रुक जाइए। ठीक है, इसको कहते हैं लेटरल चेक। अब मीडियल चेक करना है तो इसके नीचे से स्टार्ट कीजिए, कहाँ तक, स्टर्नम तक करना है। देखिए वही लिखा हुआ है, जब तक करना है जब तक कि आप स्टर्नम तक ना पहुंच जाएं। ठीक है, आप इस टेस्ट को रिपीट भी कर सकते हैं। अब क्या कह रहा है, अगर आपको कोई मास, लंप या स्किन में चेंजेस मिला है तो तुरंत कहाँ जाइए, डॉक्टर के पास जाइए। ये तो था सोकर। अब स्टैंडिंग में कैसे कर सकते हैं, तो आप मिरर के सामने खड़ा हो जाइए, और अपना जो हैंड है ना उसको हिप पर फीमरी प्रेस कीजिए। उसके बाद अपने ब्रेस्ट को देखिए कोई उसमें चेंजेज आया है कि नहीं, जैसे कि ये लेडीज कर रही है, आपको दिख रहा होगा
कोई रेडनेस या कोई डिम्पल या जो ब्रेस्ट का ये निप्पल है उसमें कोई रिट्रैक्शन, साइज में चेंज कुछ हुआ है कि नहीं, कोई निप्पल से डिस्चार्ज हो रहा है कि नहीं, ये सब आप मेनली चेक कीजिए, ठीक है। और ये भी चेक कीजिए कि अंदर आर्म में कहीं कोई स्वेलिंग तो नहीं है, क्योंकि जो ब्रेस्ट कैंसर है ना वो मेनली अंदर आर्म भी हो सकता है। एक्सिलरी लिम्फ नोड इन्वॉल्व होता है इसमें, तो एक्सिलरी लिम्फ नोड जो इन्वॉल्व होता है इसके बारे में भी मैं बताऊंगी, टेंशन नहीं लीजिए। तो अगर आपको कोई मास ये सब मिला है तो क्या कीजिएगा, डायरेक्ट जाइए और डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। चलिए एक्सिलरी लिम्फ नोड के बारे में बता देते हैं। ये 3 तरह का होता है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। जो इसमें एक चीज़ याद रख लीजिए, पेक्टोलारिस माइनर। ऐसे हमें पता है कि ये जो हमारा ब्रेस्ट है इसके ऊपर जो मसल होता है इसको कहते हैं पेक्टोलारिस मेजर, और जो नीचे मसल होता है उसको कहते हैं सेराटस। लेकिन जो हमारा लिम्फ नोड है उसमें मेनली हमें किसको याद रखना है, पेक्टोरालिस माइनर को याद रखिएगा, पेक्टोरालिस माइनर, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो लेवल 1 में क्या होता है, ये लेटरल या बिलो होगा किसका, पेक्टोरालिस माइनर का, लेटरल या बिलो। लेवल 2 में क्या होगा, जो एक्सिलरी नोड इन्वॉल्व होगा वो होगा सुपरफिशियल या डीप, क्या सुपरफिशियल या डीप ऑफ पेक्टोलारिस माइनर। जो थर्ड एक्सिलरी लिम्फ नोड इन्वॉल्व होगा वो मीडियल और एबव, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमारा ब्रेस्ट है, ठीक है। तो जो पहला लिम्फ नोड था वो क्या था, बिलो या लेटरल। जो दूसरा लिम्फ नोड था सुपरफिशियल मतलब पीछे की ओर, ठीक है, या डीप। और जो थर्ड था वो मीडियल, जिधर स्टर्नम होता है उस साइड, ठीक है। तो आपको एक्सिलरी लिम्फ नोड का तीनों समझ में आ गया। अब क्लिनिकल एग्जामिनेशन, तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन में मेनली डॉक्टर आपको चेक करता है, वो भी सेम वर्टिकल स्ट्रिप पैटर्न यूज करेगा, वो भी 3 फिंगर यूज करेंगे। लेकिन डॉक्टर लोग को अनुभव रहता है, वो ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं कि ये क्या है, ठीक है, मास है कि लंप है। अब चलते हैं इमेजिंग की बात करते हैं। तो इमेजिंग में मेनली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है वो मेमेनोग्राफी होता है। इसको मेनली 40 साल जब वुमेन होती है ना तब से करवाना चाहिए। अगर 50 साल से कम है तो 2 से 3 साल में एक बार करवाना चाहिए, लेकिन अगर 50 साल से ऊपर है तो एनुअली करवाना चाहिए, मतलब साल में एक बार करवाना चाहिए, ठीक है। ये जो मेमेनोग्राफी है ये स्क्रीनिंग टूल में आता है कि ब्रेस्ट कैंसर है कि नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है सिम्टम आने का, बिना सिम्टम का भी ये बताता है, ठीक है। अब ये भी करता है कि अगर किसी को लंप है, पेन है, स्किन डिपलिंग है या निप्पल डिस्चार्ज हो रहा है तो ये उसमें भी डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है। 2 तरह का मेमेनोग्राफी होता है, स्क्रीनिंग मेमेनोग्राफी और डायग्नोस्टिक मेमेनोग्राफी। स्क्रीनिंग मेमेनोग्राफी मतलब कि वुमेन एसिम्प्टोमेटिक है, कोई भी सिम्टम नहीं है, उसमें कोई भी लंप नहीं दिख रहा है, कोई भी ये निप्पल डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, फिर भी वो क्या करवा रही है, स्क्रीनिंग करा रही है। डायग्नोस्टिक मतलब उसमें क्या हुआ है, एबनॉर्मल फाइंडिंग हुई है, ठीक है। अब ये जो मेमेनोग्राफी करते हैं वो मेनली BIRADS के बेसिस पे करते हैं। ये क्या है, ब्रेस्ट इमेजिंग रिपोर्टिंग एंड डाटा सिस्टम। ये स्टैंडर्डाइज क्लासिफिकेशन है मेमेनोग्राफी स्टडी के लिए, ठीक है। अब जो बिराड्स कैटेगरी है उसको 0, 1, 2, 3, 4A, 4B, 4C, 4, 5 और 6 के बेसिस पे बांटा गया है। तो ये मेनली आपको याद तो होगा नहीं, तो आपका जब भी अगर कोई क्वेश्चन पूछे मेमोग्राफी कौन से टूल पे बेसिस है, किसके क्लासिफिकेशन पे, तो बिराड। उसके बाद ये आपको अगर याद करना होगा तो कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मेमोग्राफी के बाद अल्ट्रासाउंड ही इम्पॉर्टेंट है। यही डिस्टिंग्विश करता है कि हमारा जो सॉलिड मास है या लिक्विड मास है, मतलब वो सिस्ट है या मास है, यही अल्ट्रासाउंड। MRI का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये मेनली मैग्नेटिक फील्ड को यूज करता है, एक्सरे नहीं यूज करता है, और ये डिटेल एग्जामिनेशन देता है कि ये BRCA म्यूटेशन के कारण हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है।
बायोप्सी, इसमें क्या किया जाता है, कोई भी अगर कैंसर हुआ है, मैं ब्रेस्ट कैंसर की नहीं बात कर रही हूँ, कोई भी कैंसर हुआ है उसको कंफर्म किया जाता है बायोप्सी के द्वारा। बायोप्सी में क्या किया जाता है, एक टिश्यू निकाला जाता है और उसको क्या किया जाता है, उसका डायग्नोसिस किया जाता है। तो ये टिश्यू लेवल पे डायग्नोसिस है। तो बायोप्सी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए, तो कोई भी कैंसर के लिए। तो ये तो ब्रेस्ट कैंसर है तो इसमें करेंगे ही। लैब टेस्ट, 2 तरह का लैब टेस्ट किया जाता है, हार्मोन रिसेप्टर टेस्ट और हर टेस्ट। ठीक है, हर टेस्ट का दूसरा नाम न्यू टेस्ट भी है। तो हर टेस्ट क्या है, ये इसका अगर फुल फॉर्म देखिए तो ये होता है ह्यूमर एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर 2। ये मेनली एक सरफेस प्रोटीन है जो प्रेजेंट होता है ब्रेस्ट सेल पे। ठीक है, जो मेनली कंट्रोल करता है ग्रोथ ऑफ कैंसर को। तो इसको सबसे पहले किया कब जाता है, तो इसको 3 बेसिस पे किया जाता है। या तो न्यूली डायग्नोसिस ब्रेस्ट कैंसर हो, या एक बार ब्रेस्ट कैंसर हो गया उसके बाद दोबारा आया हो, तीसरा ये कोई अदर पार्ट में भी स्प्रेड कर गया हो। ठीक है, तो क्या ये हर टेस्टिंग किस तरह से करना चाहिए, तो ये मेनली 2 बेसिस पे होता है, इम्यूनोहिस्टो केमिस्ट्री के अनुसार और इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार। अगर इम्यूनोहिस्टो केमिस्ट्री कर रहे हैं तो ये मेजर करता है क्या, लेवल ऑफ हर प्रोटीन, कहाँ पे, तो कैंसर सेल पे कितना हर प्रोटीन प्रेजेंट है। दूसरा, अगर इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं तो इसमें ये देखते हैं कि हर जीन का कितना कॉपी प्रेजेंट है एक सेल में। अगर ये पॉजिटिव आया तो हमें क्या करना चाहिए, ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। ट्रीटमेंट का क्या नाम है, ट्रीटमेंट का नाम है हर्ष टारगेटेड थेरेपी, जिसमें मेनली हम ड्रग्स देते हैं जैसे कि ट्रासुजुमाब, और भी ये सब ड्रग्स देते हैं, लेकिन जो मेन ड्रग है वो क्या है, ट्रासुजुमाब। याद रखिएगा, हर टेस्ट अगर पॉजिटिव हो जाए तो एक ही देते हैं, वो है ट्रास्टुजुमाब। ठीक है, अगर निगेटिव हो जाए तब क्या करना चाहिए, तब उसको अदर ऑप्शन सोचना चाहिए कि कौन सा ट्रीटमेंट का अदर ऑप्शन हो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कारण से होते हैं। अभी तो आप हर टेस्ट ही पढ़े हैं ना, इसके बाद ईआर रिसेप्टर भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर ये नहीं रहा तो कोई और कारण हुआ होगा। लेकिन इसके एक बार और भी रीटेस्टिंग की ज़रूरत होती है कभी कभी अगर नेगेटिव आ जाए तो, ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो, क्योंकि ईरर हर चीज़ का शुरुआत होता है। ठीक है, अब एक दूसरा जो टेस्टिंग था उसका नाम था हार्मोनल रिसेप्टर टेस्टिंग। इसमें मेनली 2 हार्मोन काम करता है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन रिसेप्टर को कहते हैं ईआर पॉजिटिव और प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर को कहते हैं पीआर पॉजिटिव। ये याद रखिएगा, ब्रेस्ट कैंसर में ईस्ट्रोजन लेवल बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि अगर सिर्फ ईस्ट्रोजन रिसेप्टर अगर पॉजिटिव है तो इसके कारण 80% चांस हो जाता है ब्रेस्ट कैंसर का। अगर ईआर रिसेप्टर और पीआर रिसेप्टर दोनों पॉजिटिव है तो 65% चांस है, और अगर सिर्फ पीआर पॉजिटिव है और ईआर नेगेटिव है तो सिर्फ 2% चांस है। आप समझ सकते हैं ईआर ईस्ट्रोजन का कितना ज़्यादा महत्व होता है ब्रेस्ट कैंसर में। जितना ज़्यादा ईआर उतना ज़्यादा चांसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये इंडिकेट करता है कि ट्यूमर सेल कितना ग्रो किया है। ठीक है, हमारा जो हार्मोन सप्रेशन ट्रीटमेंट है वो यहाँ पर मेनली किया जाता है, इस हार्मोन को कम किया जाता है। प्रोफाइलैक्टिक यूज किए जाते हैं, मतलब कि ओवरीज को रिमूव किया जाता है। ओवरी जो मेन ऑर्गन है जो एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब जानते हैं ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग, जिसमें अगर मेनली फैमिली हिस्ट्री का होता है ना, उसमें BRCA1 और BRCA2 देखा जाता है। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट जेनेटिक म्यूटेशन है, फैमिली हिस्ट्री पे डिपेंड करता है। अब ये फैमिली हिस्ट्री क्या पे डिपेंड करती है, तो एक तो एज होना चाहिए जो 50+ होना चाहिए। दूसरा, उसके परिवार में किसी को या तो मैटरनल साइड या पैटर्नल साइड ब्रेस्ट कैंसर होना चाहिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है होना चाहिए, लेकिन ये रिस्क फैक्टर अगर ये हुआ तो ज़्यादा चांस है डायग्नोसिस का कि ब्रेस्ट कैंसर है। तीसरा, ओवेरियन ट्यूमर होना चाहिए। चौथा, अगर मेल है तो चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। तीसरा और जो है वो है जूइश एंसेस्ट्री, और फैमिली मेंबर में किसी को प्री डिस्पोजिंग जीन जैसे कि एलाई फ्रोमेनी या कॉर्डन सिंड्रोम है कि नहीं है। ठीक है, मैनेजमेंट में क्या करना है, तो मेनली इसमें बहुत सारे अप्रोच यूज होते हैं, क्योंकि बहुत सारे कारणों के कारण ये होता है, इसलिए बहुत सारे अप्रोच भी यूज होते हैं। जैसे कि इसमें कारण क्या हो सकता है, एक तो हर टेस्ट हमने पढ़ा, एक ईआर टेस्ट पढ़ा, बायोप्सी के कारण हो रहा था। ठीक है, तो सब पढ़ते हैं।
तो सबसे पहले मैनेजमेंट एक मल्टी डिस्पेंसरी टीम अप्रोच है। इसमें मेनली लोकल डिजीज भी होता है, मतलब लोकल ट्रीटमेंट करते हैं और सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। लोकल ट्रीटमेंट करने का क्या मतलब है कि ये कोई पार्टिकुलर एरिया को अफेक्ट करता है। किसको? पार्टिकुलर एरिया को। अगर सिस्टमेटिक कह रहे हैं तो इसमें पूरे शरीर का हम देखेंगे, ठीक है। तो अगर लोकल ट्रीटमेंट करना रहेगा तो इसमें सर्जरी किया जाता है, रेडिएशन थेरेपी किया जाता है, या दोनों कर सकते हैं। क्या क्या? सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी या दोनों। लेकिन अगर सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो हम केमोथेरेपी करते हैं। केमोथेरेपी में क्या करते हैं? तो हम मेनली ड्रग्स का यूज करते हैं। कौन कौन सा ड्रग्स यूज किया जाता है? तो AC ये कोड है, ठीक है। AC कहने का क्या मतलब है? A से हो जाएगा एड्रियामाइसिन, C से हो जाएगा साइक्लोफॉस्फामाइड, ठीक है। एक ड्रग्स ये दे सकते हैं। दूसरा ड्रग्स का जो फैमिली है उसको कहते हैं CMF। C से साइक्लोफॉस्फामाइड, M से क्या होता है? मिथोत्रिजेड होता है, और F से फ्लोरोयूरासिल होता है। जो तीसरा है उसको कहते हैं फैक, मतलब कि F से फ्लोरोयूरासिल, एड्रियामाइसिन और साइक्लोफॉस्फामाइड, ये तीनों ड्रग्स मेनली कॉम्बिनेशन में दिया जाता है केमोथेरेपी में। इंडोक्राइन थेरेपी होता है, बायोलॉजिक थेरेपी होता है, तो ये सब मेनली सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट में आता है। तो ये जो लोकल या सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट है, ये बेस क्या पे होता है? तो ये बेस होता है मेनली प्रोग्नोसिस और प्रिडिक्टिव फैक्टर पे, जो पहले स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। इसमें मेनली क्या है? ट्यूमर का हिस्टोलॉजी देखते हैं, ट्यूमर हार्मोन रिसेप्टर देखते हैं, ER और PR, ठीक है। और क्या देखते हैं? हर टेस्ट का स्टेटस देखते हैं, एक्सिलरी लिम्फ नोड इन्वॉल्व है कि नहीं ये देखते हैं, और देखते हैं कि एक मेटास्टैटिक है या बेनाइन डिजीज है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज देखते हैं, मेनोपॉजल है कि नहीं है, क्योंकि मेनोपॉजल है कि नहीं है इसी पे हम ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि कौन सा उसको ड्रग्स देना चाहिए, ठीक है। तो लोकल ट्रीटमेंट में मेनली हम क्या करते हैं? सर्जरी करते हैं, और सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट में हार्मोन थेरेपी, केमोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी कहते हैं। टारगेटेड थेरेपी में किस में होता है? मेनली हर टेस्ट में होता है। हर 2 टेस्ट जो करते थे ना उसमें टारगेटेड थेरेपी होता है, ठीक है। हार्मोनल थेरेपी में मेनली हम क्या करते हैं? ER और PR को देखते हैं, और अगर ER और PR रहा तो इसमें मेनली 2 ड्रग्स दिया जाता है। एक होता है टैमोक्सिफेन। ये टैमोक्सिफेन प्रीपोजल और मेनोपोजल दोनों को दे सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ ER को अफेक्ट करता है, ठीक है। ये मेनली 3 से 5 साल के लिए दिया जाता है। और दूसरा जो होता है, जो मेनली हम एरोटोमोज इनहिबिटर में यूज करते हैं, उसका नाम है एनेस्टाजोल। क्या? एनेस्टाजोल। तो आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया। टारगेटेड थेरेपी में हर टेस्ट करते हैं, केमोथेरेपी में वो जो ड्रग्स का बताया था, हार्मोन थेरेपी में मेनली 2 ड्रग्स यूज किया जाता है, टैमोक्सिफेन और क्या एक एरोटोमोज इनहिबिटर। एरोटोमोज इनहिबिटर प्री में क्यों नहीं यूज किया जाता है? तो ये इसलिए नहीं किया जाता है, जो इसका मोआ आप देखिएगा ना, तो इसका मोआ ये है कि ये हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, जो मेनली गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है, जो ओवरी को सिग्नल भेजता है कि तुम एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करो, उसको ये क्या कहता है? इनहिबिट कर देता है, जिसके कारण ओवरी प्रोडक्शन नहीं करता है। अगर प्री में किया तो रिप्रोडक्टिव में प्रॉब्लम हो सकता है, रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये जो एरोटोमोज इनहिबिटर है वो प्रेगनेंसी के बाद दिया जाता है, ठीक है। मतलब कि प्री मेनोपॉजल में नहीं, पोस्ट मेनोपॉजल में दिया जाता है। अब इसका एक और चीज़ है, कोई भी कैंसर हुआ होगा ना तो उसमें TNM स्टेजिंग होता है। TNM स्टेजिंग कहने का क्या मतलब है? T से ट्यूमर, N से नोड, M से मेटास्टैटिक्स। ट्यूमर कैसा है? इसमें लिम्फ नोड इन्वॉल्व है कि नहीं है, क्या वो एक जगह पे है या दूसरे जगह पे फैल चुका है, इन तीनों का यही मतलब है। तो इतना पता ये देख लीजिए, इसके अनुसार हम बेसिस करते हैं। और इसमें याद तो रहता नहीं है, तो इसका मेनली हम आप अपने मोबाइल में रखिए ताकि आपको ये ईजी हो जाए स्टेजिंग करने में। ट्रीटमेंट इसका अगर कोई प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट पूछे तो आँख मूंद के बोल दीजिए मैसेक्टोमी। क्या? मैसेक्टोमी। याद रखिए क्या होता है? मैसेक्टोमी। इसमें क्या होता है, जो ब्रेस्ट है ना उसका दूसरा नाम आप मस्ती से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो मैसेक्टोमी
ठीक है। इसमें दूसरा और भी ऑप्शन है जैसे कि लंपेक्टोमी। लंपेक्टोमी में क्या होता है, सिर्फ लंप पे यूज किया जाता है, लंप को हटाया जाता है, लेकिन मैसेक्टोमी में पूरे ब्रेस्ट टिश्यू को हटाया जाता है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं इसका, पार्शियल मैसेक्टोमी, रेडिकल मैसेक्टोमी या रिकंस्ट्रक्शन भी हम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर सर्जरी कर रहे हैं तो उसको में रेडिएशन थेरेपी भी फॉलो होता है। रेडिएशन थेरेपी मेनली प्रेगनेंसी में इनहेबिटेड होता है। चलिए अब आते हैं आपको इसका समरी लेके जो अभी तक पढ़ाया है। तो समरी में हमने क्या पढ़ाया, जो मेनली ब्रेस्ट स्क्रीनिंग होता है, ब्रेस्ट कैंसर का स्क्रीनिंग, वो मेनली 3 पे बेसिस होता है। मेमेनोग्राफी जो मेनली 40 साल के बाद किया जाता है। अगर आप 40 से 50 के बीच में हैं तो 1 साल में 2 से 3 बार कीजिए, अगर 50 से अबव हैं तो साल में 1 बार कीजिए। दूसरा क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, ये भी अगर आप 20 से 30 साल के हैं तो 2 से 3 साल में 1 बार कीजिए। और अगर आप 40 साल से ज़्यादा हैं तो एनुअली कीजिए, मतलब 40 साल के बाद कुछ भी एनुअली करना चाहिए। तीसरा क्या है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन खुद से किया जाता है, ठीक है। चलिए एनाटोमी के बारे में तो आपको अच्छा से याद हो गया होगा, लेकिन जब आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं ब्रेस्ट के पोजीशन में तो 4 चीज़ ज़रूरी ध्यान रखिएगा। साइज, वो जो मास है या लंप है उसका कैसा साइज है। दूसरा सिमेट्री, मतलब कि दोनों ब्रेस्ट में ये प्रेजेंट है या एक ब्रेस्ट में प्रेजेंट है। ब्रेस्ट का साइज बड़ा छोटा सब भी देखा जाता है। कॉन्टर, शेप, क्या आपका ब्रेस्ट फ्लैट हो गया है, क्या उस निपल्स में डिपलिंग आ गए हैं, ये सब देखना होता है। तीसरा, मैंने पहला क्या बोला, साइज एंड सिमेट्री। दूसरा बोला कॉन्टर मतलब शेप। तीसरा स्किन का अपीयरेंस, कहीं फूला हुआ तो नहीं है। अगर मेरी ब्रेस्ट में अगर कहीं इदीमा दिखते हैं तो उसको हम कहते हैं पाउडी ऑरेंज। क्या, पाउडी ऑरेंज, इसको कहते हैं इन्फ्लामेशन हो, ORANG, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, इन्फ्लामेशन हो जाता है मेनली लिम्फ नोड में, जो मेनली ब्रेस्ट कैंसर का क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो 4 क्या क्या हो गया, तो पहला था साइज, दूसरा था सिमेट्री, तीसरा हो गया कॉन्टर, शेप, और चौथा हो जाएगा अपीयरेंस, मतलब स्किन का अपीयरेंस क्या है। यहाँ तक अब समझ में आ गया कि निप्पल को, अब ये ब्रेस्ट का था। अब निप्पल में क्या करेंगे तो हम देखेंगे उस सेम चीज़, साइज, शेप, लेकिन पॉइंटिंग, जो निप्पल का हमारा पॉइंटिंग होता है ना, वो भी देखेंगे। क्या ये बाहर में है या अंदर चला गया, इस तरह से, ठीक है। मतलब कि ये इन्वर्सन है, रिट्रैक्शन है, या डेविएट कर गया। मेनली निप्पल ऐसा रहता है तो ये ऐसे तो नहीं हो गया है, मतलब उसके डाइवर्सन तो नहीं हो गया है। एक और चीज़ देखना रहता है, निप्पल के चारों तरफ एरियोला होता है, क्या उसमें अल्सर आ गया है। अगर अल्सर आ गया तो उसको कहते हैं पेजेंट डिजीज। या निप्पल से क्या हो रहा है, निप्पल का से डिस्चार्ज हो रहा है, इसको क्या कहते हैं, ग्लैक्टोहोरिया, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर ब्रेस्ट मेल का हो तो मेनली किस कारण से होता है, गायनेकोमैस्टिया के कारण। क्या, गायनेकोमैस्टिया के कारण। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, तो मेनली मेल में ये जो डिस्चार्ज है ना, वो होने की संभावना कम होती है, ठीक है, लेकिन फीमेल में ज़्यादा होती है। अब जो ब्रेस्ट में रिट्रैक्शन हो रहा था, क्या, रिट्रैक्शन, देखिए कैंसर का मेन होता है पहला ब्रेस्ट मास, दूसरा होता है रिट्रैक्शन, तीसरा जो ज़्यादा नहीं होता लेकिन होता है वो होता है पेन, और चौथा होता है हमारा निप्पल डिस्चार्ज। तो रिट्रैक्शन के बारे में तो पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। रिट्रैक्शन मतलब होता है, ये होता है जो ब्रेस्ट कैंसर, जो हमारा ब्रेस्ट में टिश्यू है उसमें फाइब्रोसिस हो जाने के कारण ये रिट्रैक्शन होता है। फाइब्रोसिस हो जाएगा मतलब वो क्या हो जाएगा, डेड सेल, माने उसके अंदर का सेल क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएगा, फाइबर बन जाएगा। तो इसके कारण होता क्या है, डिम्पलिंग, चेंज इन शेप ऑफ द ब्रेस्ट। उसके बाद जो हमारा निप्पल है या तो बाहर रहेगा या अंदर चला जाएगा, मतलब रिट्रैक्शन या डेविएशन ऑफ निप्पल, ठीक है। दूसरा क्या कर रहा है, जब हम स्किन को देखेंगे
ब्रेस्ट का जो स्किन है उसको देखेंगे तो उसके अंदर भी डिम्पलिंग आ जाएगी। जैसे कि आप ब्रेस्ट को ऐसे सी शेप में पकड़िए और उसको दबाइए, वहाँ पर क्या गड्ढा गड्ढा दिखेगा, डिम्पलिंग आ जाएगी। ब्रेस्ट को क्या कीजिए, पेशेंट को कहिए कि आगे की ओर लीन करे, तो उसका जब शेप देखिएगा ना तो उसके शेप में भी डिफरेंट रहेगा। ठीक है, उसके कॉन्वेक्सिविटी ब्रेस्ट मेनली कैसा होता है, इस तरह का होगा। लेकिन जब आप देखिएगा ब्रेस्ट कैंसर में तो कैसे पैसा बना हुआ रहेगा, ऐसा हो जाएगा, मतलब उसके कॉन्वेक्सिविटी में चेंजेज आ जाएगी। निप्पल रिट्रैक्शन, अभी बता दिया निप्पल रिट्रैक्शन के बारे में। और क्या हो सकता है, तो स्किन में इदीमा हो सकता है, जिसको पौधी ऑरेंज कहते हैं। इसको ऑरेंज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो पील होता है ना वो ऑरेंज कलर का रहेगा, मतलब ऑरेंज कलर का ये दिखेगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। आप कुछ सर्जिकल पील याद कर लीजिए। क्या, सर्जिकल पेयर्स। एक होता है एक्सिलरी लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट। इसमें मेनली क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर है, अभी आपको बताया था ना 3 लेवल होता है, जिसमें पेक्टोलारिस माइनर मेन होता है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 में क्या था, लेटरल टू द पेक्टोलारिस माइनर। लेवल 2 में डीप टू द पेक्टोलारिस माइनर। लेवल 3 में मीडियल टू द पेक्टोलारिस क्या है, माइनर। तो ये लिम्फ नोड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। एक और आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। पहला मेमेनोग्राफी, दूसरा SLN, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। SLN का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंटिनल लिम्फ नोड। ये पहला लिम्फ नोड होता है जो ड्रेन करता है ब्रेस्ट कैंसर को। ठीक है, तो हम सर्जिकल पल पढ़ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिम्फ नोड का जो मेनली इन्वॉल्वमेंट होता है ना वो डिजीज फ्री भी हो सकता है। इसमें एक प्लेक्सस होता है जिसको क्या कहते हैं, बर्थसन प्लेक्सस। कौन सा प्लेक्सस, बर्थसन प्लेक्सस। ये क्या है, तो इसी के थ्रू हमारा जो ब्रेस्ट कैंसर का मेटास्टेटिस है ये इसी के थ्रू रूट बनाता है, कैसे वो स्केलेटन में जा सके या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जा सके। यही बर्थसन प्लेक्सस के द्वारा हमारा जो ब्रेस्ट कैंसर से जो मेटास्टेटिस आगे की ओर जाता है वो इसी प्लेक्सस के थ्रू जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, मेनली जो ब्रेस्ट कैंसर है ना ये लेडीज में होता है और ज़्यादा उम्र वाले लोगों में होता है। तो ये कॉमन है, हाँ कॉमन है, लेकिन इसका इलाज है। क्या है, इसका इलाज है। ये मेनली जो स्मोकिंग करती हैं, अल्कोहल करती हैं, उन पेशेंट में भी हो सकता है। तो इतना ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, इसका इलाज है मेनली सर्जरी, इसका मेन इलाज होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब